मेरे घर में 18 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मामा भाई। तो ऑब्वियसली मेरे पास वही ऑप्शन था और कोई मुझे दिख ही रहा था आसपास सब सीए वाले हैं, तो सीए ही कर लें। Thank you for this opportunity, sir, and thank you for the very good introduction that you have given. So guys, time management, as the sir said, is very important. We cannot procrastinate the things to tomorrow. It is very important in the student's life. We have to decide what we need to complete today, and accordingly we have to plan and complete it in the same day. With this, I just like to highlight about my journey of this doing multiple courses at the same time. So I would like to take you back to 2004 when I was in 4th class. That time my parents took a decision to move from, we were basically in a village that time, so we moved on to Chittorgarh town. So after that, with this movement, पहले हम हिंदी मीडियम में थे, so we moved to English medium. So that was a very challenging thing for me to cope up with the English medium. So I failed in 5th class. I repeated the class. उसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th मेरा परसेंटेज was ranging from 45 to 60% उस रेंज में. So I was below average person. In 10th also I got 7.5 CGPA, which was very below average because my colleagues are getting 10 CGPA, 9.5 CGPA. It is very normal. So with that, a very important decision that came into my life is the choice between the stream, whether to go for science or commerce. So the very obvious choice for me was the commerce because I was not that much intelligent to take the science. So I choose commerce then, and मेरे घर में 18 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मामा, चाचा, भाई। तो ऑब्वियसली मेरे पास वही ऑप्शन था और वही मुझे दिख ही रहा था आसपास सब सीए वाले हैं, तो सीए ही कर लें। सो विद कॉमर्स आई डिसाइडेड टू डू सीए। 11th एंड 12th में मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ। बिफोर दैट मैं खुद को एक फेलियर समझता था बिकॉज मैं 5th में फेल हुआ, उसके बाद मेरा जर्नी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट वाला था। तो मैंने वो माइंडसेट थोड़ा चेंज किया। पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ वाले जो है वो पहले से इंग्लिश मीडियम में, तो उनको मेरे से ज़्यादा समझ आता है। बट दिस माइंडसेट चेंज इन द 11th बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए नए होते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। तो मैंने कहा मैं अब पार पे हूँ सबके साथ हूँ। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड और 11th एंड 12th मैंने 75-80% तक मैंने स्कोर किया, विच वॉज हाईएस्ट फॉर मी। मैं बहुत खुश था उसमें कि मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो उसके बाद आता है अपना रियल वर्ल्ड के साथ जो अपना इंटरेक्शन होता है विद द सीपीटी, एंड वी आल्सो रजिस्टर्ड फॉर द बीकॉम। सो सीपीटी के लिए आई मूव्ड आउट टू उदयपुर। सो आई गॉट टू इंटरेक्ट विद लॉट मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स। तो वहाँ पे थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है कि हाउ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपटीशन एग्जाम और वो सारा। सो इससे पहले क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो अपनी क्लास वालों के साथ ही होता है। सो वी नो एवरीवन कि 50 पीपल है, उसमें से कौन होशियार है, कौन कितना पढ़ने में है। उसके बाद जो कंपटीशन होता है सीपीटी, जैसे इट इज अ नेशनल वाइड एग्जाम, तो वहाँ पे वी डू नॉट नो व्हाट इज आवर कंपटीशन। सो वी हैव टू रिलाई ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ्स। अपन को ये जानना होता है कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, अपना वीकनेस क्या है अपने सामने। सो व्हाट वी हैव रीड इन द 11th 12th SWOT एनालिसिस करके होता है। सो वी एनालाइज आवर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। सो आई डिड दैट एनालिसिस एंड आई आइडेंटिफाइड दैट ठीक है मेरा ये स्ट्रेंथ है कि मैं थ्योरी में थोड़ा बेटर हूँ, प्रैक्टिकल में मुझे इतना समझ नहीं आता। सो आई वर्कड अपॉन प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट में मैंने थोड़ा अपना जो स्कोर था वो मेंटेन किया। सो विद दैट आई क्लियर्ड माय सीपीटी इन द फर्स्ट ग्रुप। मेरा 147 मार्क्स आया था आउट ऑफ 200, तो दैट वाज नॉर्मल। फिर उसके बाद में बीकॉम का मैंने फर्स्ट ईयर उस टाइम दिया था। देन उसके बाद सीपीटी क्लियर होने के बाद आई मूव टू अहमदाबाद फॉर आईपीसीसी। आई जॉइंड हियर जेके शाह क्लासेस। उस टाइम ये काफी चलता था, सो वर्चुअल क्लासेस उस टाइम नहीं होता था। सो आई जॉइंड दिस। सो इन जेके शाह क्लासेस अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मेनी पीपल। काफी दोस्त बने एंड उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा कि हाउ दे स्टडी, उनका क्या चीज अलग है पढ़ने में, बिकॉज आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडीज दैट टाइम। तो मैंने काफी लोगों से काफी कुछ सीखा है वहाँ पे। सो इन आईपीसीसी इफ यू नो, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला था उस टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड ग्रुप आई फेल्ड, बट उसके अंदर आपका अगर फर्स्ट ग्रुप हो जाता है तो आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाता है। दैट इज अ 3 इयर्स ट्रेनिंग पीरियड इन सीए। तो मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया था एंड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड सेकंड ग्रुप आल्सो। बट वहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में कि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो मेरे पास आता है, बोलता है कि मैं सीएस कर रहा हूँ, तू भी देख लिया अगर तुझे भी इसका एग्जाम देना है
तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसने मुझे बताया कि सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी और कंपनीज में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है जॉब का, और दे आर ऑल्सो हैविंग साइनिंग अथॉरिटी और ऐसा ऐसा। तो मैंने सीएस के लिए भी रजिस्टर कर लिया एंड फिर उसके लिए मैंने विद आर्टिकलशिप 2 महीने प्रिपेयर किया एंड आई गेव दैट एग्जाम एंड इफ यू से बाय लक या मैजिक जो भी आप बोलो, मेरा उसमें ऑल इंडिया रैंक आ गया एंड दैट वाज ऑल इंडिया रैंक 15th। तो फॉर मी इट वाज सरप्राइज, फॉर माय फैमिली इट वाज सरप्राइज एंड फॉर माय रिलेटिव ऑफ कोर्स इट वाज इवन बिगर सरप्राइज। तो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक आना वाज अ बिग सरप्राइज फॉर माय फैमिली। बट वहां से चलो मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है लक से आया हो जो भी है। उसके बाद मेरा बीकॉम का सेकंड ईयर आया, मैंने उसके लिए मोटिवेशन तो आ ही गया था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की। तो उसमें सेकंड ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया। सो अगेन मेरा वो थॉट प्रोसेस आया कि 2 बार कंटिन्यूअसली मैंने इतना बेटर स्कोर कैसे किया। तो मैंने फिर से थोड़ा एनालिसिस किया कि क्या फैक्टर है जो मैं उसी वजह से कर पा रहा हूँ। तो आई अगेन रिमेंबर माय सीपीटी डेज, जब मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मैं थ्योरी में स्ट्रांग हूँ एंड जो सीएस का कोर्स होता है सिलेबस वो पूरा थ्योरी पे थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो मैंने कहा कि मेरा वो जो पढ़ने का टेक्निक है थ्योरी वाला, दैट इज मच बेटर देन अदर्स। मैं उसका मेमोरी टेक्निक्स बनाता हूँ, मल्टीपल रिविजन्स करता हूँ, तो उससे मुझे काफी हेल्प होता है लास्ट में रिवाइज करने में, और एग्जाम के एक दिन पहले जो अपन रिवाइज करते हैं। सो मेरा सीएस वो क्लियर हो गया, यहाँ पे बीकॉम में मैंने टॉप किया। आफ्टर दिस मेरा सीएस का, अच्छा इसके साथ मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आया कि सीएफए का एग्जाम मेरा फ्रेंड दे रहा था, तो उसके साथ मैंने सीएफए का भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सो आई गेव दैट एग्जाम, उसके लिए भी मैंने 1 आध महीना तैयारी की एंड आई क्लियर्ड इट। सो ये सारा जो चीज चल रहा है ये मेरे आर्टिकलशिप के साथ ही चल रहा है। सो आई वाज अलोकेटिंग, जैसे मैं घर पे आता था आर्टिकलशिप ऑफिस के बाद, तो आई वाज कीपिंग दिस सेपरेट, मेरा ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर पे। सो आई वाज स्टडीिंग फॉर, देखिए आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए 14-18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इट इज आपको जितना टाइम अवेलेबल है, अगर आपको दिन में 10 घंटा भी है ना, तो आप उसमें से 5 घंटा वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पास ऑफिस के बाद लिमिटेड 3-4 घंटे ही पढ़ने के लिए है, तो आप उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करोगे। सो यू मस्ट नो योर प्रायोरिटीज कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और उस टाइम में आपको कैसे कोर्स कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन करना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सीएफए का मैंने लेवल 1 उसी के साथ क्लियर कर लिया था एंड आफ्टर दैट सीएस का मेरा फाइनल एग्जाम आया बिफोर माय सीए एग्जाम्स। तो मेरा वैसे ही चल रहा था पूरा कि एक के बाद एक एग्जाम देता जा रहा हूँ विद माय ऑफिस आल्सो। सो सीएस का प्रोफेशनल मैंने दिया और उस टाइम मैंने मेरा वही पुराना वाला टेक्निक जो था थ्योरी पढ़ने का और वो सारा वही फॉलो किया। तो मैं क्या करता था कि हर एक चैप्टर का एक समरी बनाता था। सो एक पेज मेरा एक चैप्टर का हो गया, तो ऐसे अगर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है तो उसका 10 पेजेस या 12 पेजेस का मेरा समरी बनता था। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू रिवाइज वन डे बिफोर द एग्जाम, बिकॉज आपको उतना ही आप पढ़ सकते हो, बिकॉज एक दिन पहले जो आप पढ़ोगे वो आपका 90% तक रिटेन रहेगा एग्जाम वाले दिन। जो आप पहले पढ़ोगे एक हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, वो आपका हार्डली 50% या 40% रिटेन रहता है। तो आप ये मैक्सिमम ट्राई करिए कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी लगाया कि हर एक चैप्टर का समरी बनाया फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में मैंने फिर से बुक पढ़ी, थर्ड फोर्थ रीडिंग में मैंने अपने समरी वाले नोट्स को ही और अच्छा किया, बेटर किया, या उन्हीं को मैंने रिवाइज किया। तो ऐसा मेरा 3-4-5 बार रिवीजन हो जाता था। तो मैंने सीएस भी दिया और इस बार सीएस में मेरा फिर से ऑल इंडिया रैंक 11th आ गया। तो फिर से भी सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड कि भाई बैक टू बैक सक्सेस आई जा रही है, तो अपना कुछ लक फैक्टर तो के साथ हार्ड वर्क भी काम कर रहा है। मतलब देयर इज आल्सो लक फैक्टर इन एवरी एग्जाम, बिकॉज़ बाकी का पेपर कैसा हुआ, एग्जाम के दिन आपका क्या सिचुएशन था, हो सकता है आपको फीवर हो जाए, सो कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज देयर, और कोविड ने तो हमको सिखाई दिया है कि वर्ल्ड इज वेरी अनसर्टेन। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गीता में भी कहा है कृष्ण भगवान ने कि कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अच्छा, सेकेंडली आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेहनत आपको करनी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बचपन में 9th-10th में अपने साइंस में पढ़ा है, एक एटम का थ्योरी होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वो सब होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है, तब वो वहां से निकल के नेक्स्ट लेयर पे आ जाता है। अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम एनर्जी देते हैं तो वो वहीं पे रहता है, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि सपोज आपको 100 का एनर्जी देना है किसी एग्जाम को पास करने के लिए, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, सीपीटी टू आईपीसीसी, आईपीसीसी टू फाइनल, तो अगर आप उतना एनर्जी नहीं देते तो आपका वो लेवल वहीं पे रहता है। लेकिन आप अगर उस रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हैं, अगर 100 इज रिक्वायर्ड एनर्जी, आप उसका 110 देते हैं, ज्यादा देते हैं उससे, तो यू क्लियर टू द नेक्स्ट लेवल। तो अभी देखो, जैसे भी अपना जो ब्रेन होता है, दैट इज जस्ट 2% ऑफ आवर बॉडी मास, बट इट कंज्यूम्स 20% ऑफ द एनर्जी, ठीक है। जो अपना डेली कंजम्पशन ऑफ द कैलोरीज होता है, 2000-3000 कैलोरीज अपन डेली का कंज्यूम करते हैं, उसमें से 400 आप ले लो कि ब्रेन कंज्यूम करता है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं।
यू यूटिलाइज इन टू स्टडीज, या फिर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रेन को, दैट इज अप टू यू। तो मेरा वही फोकस था कि मेरे घर में सब जॉब वाले, मुझे तो क्लियर था कि मुझे जॉब ही करना है, तो इसके लिए मुझे पढ़ाई करना है। बहुत सारे को होता है घर में कि बिजनेस करना है मुझे, बहुत सारे का आर्ट में इंटरेस्ट होता है तो वो भी करना है। सो यहाँ तक नहीं है, मतलब मेरा वैसा नहीं कि मैं थ्रू आउट बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था या वैसा कुछ। सो मेरा आर्ट में भी इंटरेस्ट है, मेरा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, मैं गिटार प्ले करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मेरा वो भी चलता रहता है। तो आईपीसीसी में मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ म्यूजिक प्रोडक्शन वो सब भी सीख रहा था, तो ये सब साथ में चल रहा है। यू मस्ट नो कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। और बाद में इसने मुझे हेल्प भी किया कि आपको मूड फ्रेश करने के लिए आप 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक लेके आप थोड़ा म्यूजिक वगैरह कर लो। तो सो दिस इज लाइक दैट कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या है आपकी, और इन पर्टिकुलर टाइम यू शुड बी एबल टू गिव योर 100%. सो दिस इज इट एंड You can ask कि SWOT analysis कोई अभी कर ले। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आप में से कितने लोग सीए बनना चाहते हैं? ओके, वेरी फ्यू। बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? CS, okay. And how many of you know about CFA? और बाकी दूसरी चीजों में किसका इंटरेस्ट है, आर्ट वगैरह में, जिसको अपना करियर उसमें बनाना है, म्यूजिक, डांस, ओके, व्हाट यू लाइक टू डू? मॉडलिंग एंड एक्टिंग। क्या बात है, ग्रेट, क्लैप्स फॉर हिम। So these people are happiest people क्योंकि इनको पता है इतना जल्दी कि उनको क्या करना है। मुझे आज तक क्लियर नहीं कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। so I think that नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है एंड यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट फॉर यू और आपको करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा फ्रेंड मेरे पास आके बोला कि मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूं तो आप भी करना है। सो दैट इज द थिंग, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज सही है। मुझे पता था कि मुझे जॉब करनी है तो मल्टीपल डिग्रीज अगर होगी तो मुझे वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने सीएस का भी एग्जाम दिया, सीएफए का भी एग्जाम दिया, अकॉर्डिंगली मैंने अपना टाइम मैनेज किया। सो यू मस्ट नो कि आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको उसे ग्रैब करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजन है। अमेजन आप सबने सुना ही होगा, जॉब बेजोस की कंपनी है। सो इट स्टार्टेड इन 1994। वो स्टार्ट हुआ था बाय सेलिंग द बुक्स, उसने बुक्स बेच के स्टार्ट किया था। बट टुडे उसका 41 सब्सिडरीज है जो अलग अलग बिजनेसेस है, राइट। तो आपका विजन जो है कभी भी फिक्स नहीं हो सकता कि मुझे यही काम करना है। इट कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल थिंग्स, कि आप मतलब टाइम के साथ यू आइडेंटिफाई कि आपको क्या करना है, यू डाइवर्सिफाई इनटू अदर एक्टिविटीज। तो दैट इज हाउ द लाइफ गोस, राइट। सो देयर इज नो फिक्स्ड पाथ कि आपको इसी पे चलना है। सो दे आर मल्टीपल वेज टू अचीव द सेम गोल। आप ऐसे भी जा सकते हैं, स्ट्रेट भी जा सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, और वो आपको टाइम के साथ पता लग जाएगा। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपकी लाइफ में जिस स्टेज पे आप अभी हो, आई गेस यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज फर्स्ट ईयर। सो अभी आपको ना गाइडेंस चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। वंस यू डिसाइड ना, यू जस्ट गो टू दैट पाथ। तो आप जो भी आपके सीनियर्स वगैरह होते हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं। अगर आपको सीए करना है तो लाइक दैट कि आपको अगर सीएस करना है, सीएफए करना है, तो आप उन लोगों से बात करिए जो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, तो आप उन लोगों को फॉलो करिए जो वो चीज में ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं। सो दैट इज हाउ यू डिसाइड कि आपको लाइफ में क्या करना है, एंड थिंग्स विल हैपन विद द टाइम। सो दैट इज हाउ लाइफ गोस। If you want to ask any questions to him, Yeah, sure. that if you decide your goal, how to achieve it? If you are facing some difficulties, how to overcome it? So you can ask the questions to him regarding your future planning. Even related to course also, if you want to Of course, ask yes. CA, CS, CFA के अंदर किस तरह से हम आगे बढ़े, you can ask that. Can you explain what the CS Okay. subjects and all? Sure. या सो सीएस जो है उसमें मेजरली आपको कंपनी लॉ का पढ़ना होता है। सो व्हाट हैपन इज सीए इज स्पेशलाइज्ड कोर्स इन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। सीए के अंदर आपको अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग एक्सपर्टाइज चाहिए, बट सीएस इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट। आपको कंपनीज एक्ट का समझ होना चाहिए। नाउ द अदर सब्जेक्ट्स आर आल्सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज इनटू मतलब अभी जो करंटली चल रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स इन द बिजनेस। ये सारा चीजें भी एप्लाइड होती है। सो यू हैव द साइनिंग अथॉरिटी, जो भी कंपनीज का एनुअल रिटर्न आता है, you sign up on it, MGP7 और जो भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, that is one part of the job। आप जॉब कर सकते हैं सीएस करके। Another part is you can start your own practice। आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। सो उसमें क्या रहता है कि आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका बहुत सारा कंप्लायंसेस वर्क होता है।
कंपनी रिलेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, IPO लिस्टिंग, है ना, तो ये सारा काम भी CS लोग करते हैं आजकल। तो वो सारे में आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब कर सकते हैं। एंड विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द सिलेबस, इसमें कंपनी लॉ इज द मेजर फोकस एरिया। इसके अलावा आपका एथिक्स आता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज आल्सो देयर एट माय टाइम, अभी मुझे नहीं पता करंटली आता है, बट IT CA कोर्स में से तो हट गया है, बट CS में आई थिंक इट इज स्टिल देयर। तो ये सारे उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंटेंसी इज आल्सो देयर, फाइनेंस इज आल्सो देयर, बट इतना डिटेल में नहीं जितना CA के अंदर वो पढ़ाया जाता है। ऑडिटिंग इज आल्सो देयर इन CS एंड CA एज वेल। तो एक मुझे बहुत ही फायदा होगा CS और CA साथ में करने का कि सब्जेक्ट्स आर कॉमन। तो जैसे मैं कंपनीज इधर पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे CA में भी काम आता है, मेरा इधर बनाया हुआ समरी में इधर भी यूज करता हूँ, राइट। तो अकाउंटेंसी भी वैसे ही कि मेरा CA में इंडेप्थ पढ़ा हुआ है तो CS में मुझे वो हेल्प किया। फाइनेंस इधर भी होता है, कैपिटल मार्केट इधर भी होता है, कैपिटल मार्केट इधर भी होता है, तो वो दोनों। अगर कोई CA करने का प्लान कर रहा है तो you can simultaneously start working on CS also. CS के भी एग्जाम देते हैं। हाँ, दोनों अगर साथ आप में नहीं करते। राइट, अगर आपने प्लान किया CA करने का, आप CS साथ में कर सकते हैं, और CFA भी आप कर सकते हैं, बिकॉज CFA का रिक्वायरमेंट है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन आल्सो अपीयर फॉर CFA। और CFA इज अ US बेस्ड कोर्स, तो इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। इसका इंडिया में अभी काफी इंक्रीज हो रहा है इसका CFA का। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है, कंपनी एनालिसिस में अगर आपका इंटरेस्ट है कि कौन सी कंपनी बेटर है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो यू कैन लुक फॉर दिस CFA कोर्स। Anybody wants to ask any question, please? Yes. Theory subject is my weakness. How to make it powerful? सो थियरी सब्जेक्ट पढ़ने का एक टेक्निक ये होता है कि जैसे मैंने बताया आपको एक समरी नोट्स बनाना है हर एक चैप्टर का। एंड ओनली की टू सक्सेस इन थ्योरी सब्जेक्ट इज मल्टीपल रिवीजंस। एक बार पढ़ के ना मुझे याद होता है ना दुनिया में किसी को याद होता है। एक बार आपको सिर्फ वो समझने में लगता है कि कौन सा कंटेंट क्या बोलता है, मतलब यू जस्ट हैव टू रिकलेक्ट द थिंग्स कि ये यहाँ पे ठीक है। एग्जाम में इफ यू सी ना, आपको जब भी थ्योरी सब्जेक्ट में आंसर लिखने का आता है आपको ऐसा याद आता है कि यार मैंने इस पेज पे यहाँ पे पढ़ा था, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ था। वो याद तब आएगा जब आप मल्टीपल रिवीजंस करोगे और उसका समरी बनाओगे। जैसे आपकी बुक है उसमें कुछ भी एक पेज पे लिखा होगा, यू जस्ट टेक स्मॉल नोट्स, उसके साइड में आप छोटे-छोटे नोट्स बना लो, तो दैट विल हेल्प आपको एग्जाम में रिवीजन करने में। और मैंने बताया कि एग्जाम के एक दिन पहले आप जो पढ़ते हैं वो 90% रिटेन होता है, तो जस्ट ट्राई टू डू दैट कि आपके पूरे हर चीज का समरी बनता है जब एक दिन पहले पूरा पढ़ सकते हो। तो कोर्स को आपको इतना छोटा करना है कि वो इतना हो जाए, तो उसके लिए आपको 3-4 रिवीजन वैसे भी लगेंगे वो इतना समरी बनाने में। तो CA के अंदर मैं आपको बताऊं तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का, अच्छा सो बाय द वे कंपनी जो उसमें पेपर होता है ना उसमें मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स था इसमें CA के अंदर। कुछ चीज होती है ना उसके निमोनिक्स में बनाता था, जैसे कि अगर कोई पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स है तो उनका मैं एक की टर्म कीवर्ड पकड़ के उसको मैं ऐसे उस तरीके से याद करता था। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको अगर देता हूं तो देयर इज अ बर्ड ईगल होता है ना, सो ईगल से अपन क्या सीख सकते हैं? इफ आई आस्क यू, ईगल से अपन क्या सीख सकते हैं? एनीवन? व्हाट आर द लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बर्ड जो अपन उससे सीख सकते हैं? Be silent and fly high. करेक्ट, Concentrate and achieve. Concentrate and achieve. राइट। एनीथिंग You एल्स? can see very small thing but very important. या द विजन पार्ट। Reason. Self-confidence also. करेक्ट। ईगल में जैसे कभी भी बारिश When it rains, other birds find shelter, and eagles fly Correct. above. सो अगर आपको ईगल का कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है ना, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है ABCDEF। तो A फॉर अल्टीट्यूड, यानी कि ईगल हाई अल्टीट्यूड पे उड़ता है। B से बी फियरलेस, ठीक है, तो वो अपने से बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसको भी अटैक करता है फॉर द फूड। एंड C से होता है कि उसके जो क्लोज होते हैं वो क्या करता है कि जब भी बुढ़ा हो जाता है तो ही गोज टू माउंटेन, अपने फेदर्स को वहाँ पे शेड करता है और अपनी जो चोंच होती है उसको वहाँ पे मार के तोड़ देता है। दैट्स हाउ उसके पंजे जो होते हैं क्लोज जो होते हैं उसको भी वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। एंड अगेन ही कम्स टू द लाइक फ्लाइंग जोन और वो वहाँ पे उड़ता है। एंड डी से क्या होता है डिस्कम्फर्ट, तो वो अपने आप को जब उसके किड्स होते हैं उसके बच्चे होते हैं तो वो उनको मतलब उड़ना सिखाने के लिए अपना जो घोंसला होता है उसके अंदर उसको इतना कंफर्टेबल नहीं बनाता है ताकि वो फटाफट घोंसले से बाहर आए और उड़ना सीखे। तो दैट इज डी फॉर डिस्कम्फर्ट। एंड ई फॉर ईट ओनली लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो खाली जिंदा लोगों को ही शिकार करता है। दैट मींस दैट आपको अगर सक्सेस लेना है तो किसी दूसरे की सक्सेस मत लो, यानी किसी और ने शिकार किया हो उसको मत खाओ, यू ईट योर ओन फूड मतलब। सो एंड बाय एफ वही फियरलेस वाला थिंग है ना।
सो दिस इज हाउ आई लर्न ABCDEF. तो इस तरीके से आपके कोर्सेज में भी काफी चीजें होती है जो आपको लर्न करनी है, तो आप उसके निमोनिक्स बना सकते हैं, राइट? उसको लर्न करने के लिए तो थ्योरी में वही टेक्निक है कि जो पॉइंट्स, बिकॉज यू हैव टू रिप्रोड्यूस द आंसर इन द एग्जाम, करेक्ट? आपको वैसा का वैसा लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे. तो दैट इज द थिंग. आप इस तरीके से निमोनिक्स बना सकते हो, मल्टीपल रिवीजन इन द थिंग एंड मेकिंग द शॉर्ट समरी इज द की टू सक्सेस. एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिकल में भी अगर किसी को कुछ पूछना है. प्रैक्टिकल में आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हर एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटेजी होती है. सो देयर इज अ लॉक एंड की कांसेप्ट. क्या होता है कि एग्जाम इज लाइक अ लॉक. अगर 100 बच्चों में से 10 जनों के पास वो की होगी, राइट की, जिससे वो लॉक खुल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास की गलत है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी गलत है, तो यू विल नॉट बी एबल टू ओपन द लॉक. कितना भी आप ट्राई कर लो उसमें घुसा के, वो खुलेगा नहीं. सो द स्ट्रेटेजी मस्ट बी राइट. एनीथिंग एल्स? Thank you. Okay.